हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग यहाँ पर फिर से मिले हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, सी सेट 2022 का जो पेपर है उसको सॉल्व कर रहे हैं, सेट ए को। और एक पार्ट इस वीडियो का, इस पेपर का हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज आगे चलेंगे, इसी कड़ी में, इसी सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे और पार्ट 2 में फिर से हम लोग जो है वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये पिछला वाला क्वेश्चन था, लास्ट जो हमने सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 17। आई होप आप लोगों को याद होगा। और इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। ये है वो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर देयर such that each digit is odd and the number is divisible by 5। यानी कि हमें 3 डिजिट के नेचुरल नंबर्स का एक नंबर बनाना है, 3 संख्याओं का, 3 डिजिट का। ठीक है, पहली बात तो ये कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। नेचुरल नंबर्स का मतलब है जिसमें ज़ीरो नहीं होता। ठीक है, और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आप जा सकते हैं जिसमें ज़ीरो नहीं होगा, दैट इज़ नोन एज नेचुरल नंबर्स। अगर ज़ीरो इंक्लूड कर लेते हैं तो उसको होल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये लिखा गया है कि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स नहीं होना चाहिए, यानी कि एक संख्या एक से ज़्यादा बार नहीं आनी चाहिए। हर डिजिट जो है वो ऑड होनी चाहिए। ठीक है, अब ऑड डिजिट्स क्या क्या होती हैं हमारे पास, 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, यही सिर्फ 5 संख्याएं हैं जो ऑड होती है। ठीक है, सम विषम बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं इनको, है ना। तो विषम संख्याएं यही होती है 5 ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7 और 9। अब हमें 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है और कंडीशन क्या है कि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5। वो नंबर जो है 5 से पूरे तरीके से डिवाइड होना चाहिए। अब 5 की डिविजिबिलिटी का मतलब हमें पता है कि 5 से नंबर डिविजिबल कब होता है, जब उसकी आखिरी जो डिजिट है, यानी कि जो वंस प्लेस पर डिजिट है, वो या तो 0 हो या फिर 5 हो। अब यहां पर हमारे पास यूज करने के लिए सिर्फ यही 5 डिजिट्स हैं, 0 तो है नहीं, है ना। तो यानी कि 5 है, तो यानी कि जो आखिरी वाली डिजिट है यहां पर एक ही नंबर आ सकता है, दैट इज 5। यहां पर इनमें से और कोई भी डिजिट नहीं आ सकती, सिर्फ एक ही संख्या आ सकती है जो है 5। ठीक है, तो यानी कि 5 का इस्तेमाल तो हो गया। अब 5 को दोबारा इस्तेमाल कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि रिपीटिशन ऑफ डिजिट जो है वो अलाउड नहीं है, विदाउट रिपीटिशन करना है। अब हमारे पास ये 2 प्लेसेस है और इन 2 प्लेसेस पर हमें 4 डिजिट को लिखना है। तो जितने तरीके से भी हम इन 2 प्लेसेस पर इन 4 डिजिट को लिख पाएंगे उतने ही हमारे नंबर बन जाएंगे। अब इसके लिए सिंपल तरीका भी है, बाकी जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर आप जानते हैं तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं तो सिंपल तरीका क्या है, देखिए ये जो पहली वाली पोजीशन है, इस पोजीशन पर आप 1, 3, 5, 7, 1, 3, 7 और 9 4 नंबरों को कितने तरीके से रख सकते हैं, कितने तरीके से रख सकते हैं? 4 तरीके से रख सकते हैं, 4 वेज। ठीक है, दिस इज 4 वेज, 4 तरीके से रख सकते हैं। यानी कि पहले वाले पोजीशन पर या तो आप 1 लिख सकते हैं, या 3 लिख सकते हैं, या 7 लिख सकते हैं, या फिर 9 लिख सकते हैं। यही 4 चीजें आप यहां पर लिख सकते हैं। ठीक, और दूसरी वाली जो पोजीशन होगी, जो बची हुई पोजीशन है बीच की, उसमें आप जो बची हुई संख्या है, क्योंकि आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 2 संख्याएं हो गई। ठीक है, पहली पोजीशन पर 1, 3, 7, 9 में से कुछ भी लिख सकते हैं। लास्ट वाली में तो 5 जो है वो फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते। वो क्यों फिक्स है? क्योंकि नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब जो बची हुई बीच की एक पोजीशन है उसमें आप नंबर को कितने तरीके से लिख सकते हैं? आप यहां पर नंबर को 3 तरीकों से लिख सकते हैं, 3 वेज। कैसे? अगर 1 यहां पर आ गया, मान लीजिए पहली वाली पोजीशन पर आपने 1 लिख लिया, तो आप दूसरी वाली पोजीशन पर 3, 7, 9 लिख सकते हैं। अगर पहली वाली पर आपने 3 लिख लिया तो दूसरी वाली पर आप, अगर आपने पहली वाली पर 1 लिखा है तो यहां पर आप 3 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरी बार अगर आपने यहां पर 3 लिख लिया तो यहां पर आप 1, 7, 9 लिख सकते हैं। यहां पर आपने 7 लिख लिया तो यहां पर आप 1, 3, 9 लिख सकते हैं। और अगर यहां पर 9 लिख लिया तो यहां पर आप 1, 3, 7 कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 4 यहां पे इसके साथ आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए ये। ठीक है, इसके साथ आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए ये,
तो 4 नंबर आपके यहां से बन जाएंगे, 4 नंबर आपके यहां से बन जाएंगे, ठीक है, और 4 नंबर आपके यहां से बन जाएंगे, और 4 नंबर आपके यहां से बन जाएंगे। तो टोटल कितने नंबर आप ऐसे बना सकते हैं? 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है, 1 मिनट, 4 प्लस 4 प्लस 4 इंटू 3 तरीकों से बना सकते हैं ना आप, 1 मिनट रुकिए, 4 इंटू 3 तरीकों से बना सकते हैं। 3 नंबर बना पाएंगे ना, 4 कैसे बनाएंगे? यहां से आप 3 नंबर बना पाएंगे, या तो 1 3 लिख लिया आपने यहां पर 1 3, या आपने 1 7 लिख लिया, या 1 9 लिख लिया, तो 3 ही नंबर बनेंगे। सिमिलरली यहां से भी 3, यहां से भी 3, और यहां से भी 3, और इन टोटल आप कितने नंबर बना सकते हैं? 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 12, ठीक है। तो 12 तरीके से आप ये जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से नंबर बना सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहां से क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 12, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। अब किसी को अगर मान लीजिए ये तरीका नहीं समझ में आता, उसकी मैथ्स थोड़ा सा अच्छी है, उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आता है, तो मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से समझा देता हूँ। देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कैसे होगा, पहली पोजीशन तो फिक्स है ही है, ठीक है। ये जो लास्ट वाली पोजीशन है यहाँ पर तो एक ही नंबर आएगा, दैट इज 5, क्योंकि वो तो डिविजिबिलिटी बाय 5 प्रूफ करने के लिए या सेटिस्फाई करने के लिए ये होगा। अब बाकी बची हुई हमारे पास 2 पोजीशंस है, नंबर है 4, 1 3 7 9। 4 में से हमें 2 नंबर्स को सेलेक्ट करना है और उनको अरेंज करना है, ठीक है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो 2 वर्ड है, एक होता है कॉम्बिनेशन और एक होता है परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है, सिर्फ आपको चीजें सेलेक्ट करनी है, और दूसरा वर्ड होता है दैट इज परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है कि सिलेक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, और सिलेक्शन करने के बाद उनका आपको एक काम और करना पड़ता है, दैट इज अरेंजमेंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिटेल में लेके चल रहा हूं आपको, ताकि थोड़ा बहुत आप टॉपिक भी आपका यहीं से कवर हो जाए। तो कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन, परम्यूटेशन में सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, क्योंकि चीज को अरेंज करने के लिए पहले सेलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो यहां पर बेसिकली आपको क्या करना है, यहां पर आपको करना है परम्यूटेशन, क्योंकि यहां पर आपको चीजों को सेलेक्ट करने के साथ साथ अरेंज भी करना है, क्योंकि डिस्टिंक्ट जब चीजें होती हैं, जब अलग अलग चीजें होती हैं, तो उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। मतलब जैसे यहां पर अगर मैं 1 और 3 लिखूं, और यहां पर अगर मैं 3 और 1 लिखूं, तो हालांकि नंबर तो 2 ही है, संख्याएं तो 2 ही हैं 1 और 3, लेकिन 1 और 3 अलग हो जाएगा, 3 और 1 अलग हो जाएगा। अगर मैं 1 और 3 लिखूंगा तो नंबर मेरा 135 135 बन जाएगा, 3 और 1 लिखूंगा तो नंबर मेरा 315 बन जाएगा। तो ये दोनों ही वैल्यूज अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर मुझे क्या करना है, परम्यूटेशन करना है, सिलेक्शन करना है और साथ ही साथ अरेंजमेंट करना है। अब देखो परम्यूटेशन करने के लिए अगर आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पता है परम्यूटेशन का, दैट इज NPR, यानी कि n चीजों में से r चीजों को सेलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है। तो फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अगर किसी को इस तरीके से पढ़ना है, नहीं तो पिछला वाला तरीका भी यूज कर सकते हो। तो n फैक्टोरियल, अब मुझे 4 संख्याओं में से 2 संख्याओं को चूज करना है, मतलब मेरा यहां पर n की वैल्यू क्या है 4 और r की वैल्यू क्या है 2। तो मुझे करना क्या है NP2, NP2, ठीक है। तो NP2 मतलब n फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल। ये तरीका सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करें जिनको ये फैक्टोरियल वगैरह की चीजें पता है, ठीक है। अगर नहीं पता है तो पिछले वाले तरीके से सॉल्व करें क्वेश्चन और खुश रहें। 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल ऐसे खुलता है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल काट दीजिए, 4 इंटू 3, आंसर विल बी 12, ठीक है। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 4 इंटू 3 तरीके से, यानी कि 12, आंसर सेम आएगा, चाहे आप ऐसे करें चाहे आप पिछले वाले तरीके से करें। ये मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बताया है जिनको थोड़ा सा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स अच्छी लगती है, मैथ्स से लगाव होता है, तो उन लोगों के लिए ये तरीका। अदरवाइज आप सिंपली पिछले वाला तरीके से भी कर सकते हैं, वो सभी लोगों के लिए काम करेगा। ये वाला तरीका जिनको थोड़ा बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आइडिया है वो इससे कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, हमें यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके नीचे 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, ये पता लगाना है कि ये 2 स्टेटमेंट्स में से हम किस स्टेटमेंट की मदद से, क्या एक स्टेटमेंट से, क्या सिर्फ 2 स्टेटमेंट से, या क्या दोनों स्टेटमेंट से,
हम इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए पहले पढ़ेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि x/3 जो है वो इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मतलब होता है ऐसे संख्याएं, ऐसी वैल्यूज या ऐसे नंबर्स जो फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, इंटीजर आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट शर्त यह है कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर हो तो सकते हैं लेकिन वो फ्रैक्शन में नहीं होंगे वैल्यूज। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि x/3 जो है वो इंटीजर नहीं है। तो देखो, x की वैल्यू को आप सपोज कर लो, ले लो 5। ठीक, और दूसरी कंडीशन में आप x की वैल्यू को ले लो 5/3 सपोज। ठीक है, या आप एक और कंडीशन लेना चाहो, एक और ले लो 5/2। ठीक है, अब देखो x की मैंने अलग अलग वैल्यू ले ली है। अब x/3 इज नॉट एन इंटीजर, मुझे पहले तो ये देखना है कि x/3 इंटीजर नहीं है, तब मेरी पहली स्टेटमेंट सही होगी। देखो x/3 निकालोगे तो 5/3 बनेगा, यहां पर निकालोगे 5/9 बनेगा, यहां पर निकालोगे 5/6 बनेगा। तो 5/3, 5/9, 5/6 क्या ये इंटीजर है? नहीं है। तो मतलब x को मैं ऐसा ले सकता हूं, मैं ऐसा वैल्यू x की ले सकता हूं, क्योंकि मेरी ये जो पहली स्टेटमेंट है ये मैंने प्रूफ कर दी कि हाँ ठीक है, x/3 मेरा इंटीजर नहीं है। ठीक है, दिस इज S1 मतलब स्टेटमेंट 1। ठीक, तो देखो मेरी अगर x/3 इंटीजर नहीं है तो क्या मैं ये बता सकता हूं कि मेरा x इंटीजर है या नहीं है? मेरा x यहां पर तो इंटीजर है, लेकिन मेरा x यहां पर इंटीजर नहीं है, यहां पर इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो x/3 अगर मेरा इंटीजर नहीं है तो क्या मैं उससे यह बता सकता हूं कि क्या मेरा x इंटीजर है या नहीं है? नहीं बता सकता ना, क्योंकि देखो 5/9 मेरा इंटीजर है, इंटीजर नहीं है। क्या कह रहा था क्वेश्चन में? x/3 इज नॉट एन इंटीजर, तो x/3 मेरा इंटीजर नहीं है, लेकिन उस पर मैं ये बता सकता हूं क्या कि मेरा x इंटीजर होगा या नहीं होगा? मैं तो नहीं बता सकता। मेरा 5/3 भी इंटीजर नहीं है, मेरा 5/9 भी इंटीजर नहीं है, लेकिन अगर मैं इससे x निकालता हूं, इससे x निकालता हूं तो x क्या आ रहा है? 5/3 विच इज अगेन नॉट एन इंटीजर। बट यहां से अगर मैं x निकालता हूं तो मेरा नंबर आ रहा है 5, x की वैल्यू आ रही है 5 विच इज एन इंटीजर। तो मैं नहीं बता सकता कि अगर x/3 नॉट एन इंटीजर है तो मैं ये नहीं बता सकता कि मेरा x इंटीजर होगा या नहीं होगा। यानी कि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टेटमेंट 1 अलोन से मैं ये नहीं बता सकता कि क्या, मतलब मैं क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकता। क्वेश्चन क्या कहता है कि x इज x एन इंटीजर, तो ये तो मैं नहीं कर सकता। यानी कि स्टेटमेंट 1 तो मेरी हो गई आंसर, मतलब ऑप्शन ए हो गया गलत। अब दूसरे स्टेटमेंट पर आओ, देखो 3x इज एन इंटीजर। अब इन दोनों ही कंडीशन में, मतलब जो x की मैंने वैल्यूज ली थी 5, 5/3, 5/2, इन कंडीशन में अगर मैं अपने S2 को चेक करूं, मतलब स्टेटमेंट 2 को चेक करूं, स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि 3x इंटीजर है। देखो x अगर 5 है तो 3x कितना बनेगा? 15। x अगर 5/3 है तो 3x कितना बनेगा? 5। चलो इस वाले केस को छोड़ भी दो अगर, क्योंकि ये 5/2 मैंने लिया है स्पेसिफिकली, तो 5/2 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इंटीजर नहीं बनेगा, उस पार्ट को छोड़ भी दो। यहीं 2 से चेक कर लो। S2 स्टेटमेंट 2 क्या है कि 3x इज एन इंटीजर। हाँ बिल्कुल ठीक है, 3x तो इंटीजर है, लेकिन अगर मेरा 3x इंटीजर है तो यहां से अगर मैं x निकालता हूं, ठीक है, अगर 3x मेरा इंटीजर है और मैं x निकालता हूं तो क्या मैं बता सकता हूं कि मेरा x इंटीजर है या नहीं है? नहीं। 3x की वैल्यू अगर मेरी 5 है विच इज एन इंटीजर, यस और नो? 3x इज एन इंटीजर, 3x की वैल्यू 5 है, 5 एक इंटीजर है, तो वहां से अगर मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं विच इज कमिंग आउट टू बी 5/3, तो ये इंटीजर नहीं है। लेकिन अगर मेरी 3x की वैल्यू 15 है, 15 इज अगेन एन इंटीजर। अगर 3x की वैल्यू 15 है और यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं विच इज 5, विच इज एब्सोल्युटली एन इंटीजर। तो 3x की वैल्यू इंटीजर अगर होगी भी, मैं तब भी ये नहीं बता सकता कि मेरा x इंटीजर है या नहीं है। तो यानी कि मैं दूसरी स्टेटमेंट अलोन से भी जो है वो जवाब अपना नहीं बता सकता कि मेरा x इंटीजर है या नहीं है। ठीक है, अब क्या मैं इन दोनों स्टेटमेंट का अगर यूज कर लूं, S1 और S2 दोनों का मैं अगर यूज कर लूं, मैं क्या तब इस सवाल का जवाब दे सकता हूं कि क्या x इंटीजर है? देखो अगर आप दोनों में से कोई भी केस पकड़ के देख लो, आप चाहे ये वाला ही केस पकड़ लो, ठीक है, कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। S1 5/3, 5/3 इज नॉट एन इंटीजर, ठीक है, S1 स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 3x इज एन इंटीजर, 3x इज 15 बिल्कुल इंटीजर है। यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली तो 5 आ रही है, तो वो तो इंटीजर है। ठीक है, दूसरे वाले केस में x/3 इज नॉट एन इंटीजर, x/3 की वैल्यू अगर 5/9 है तो वो इंटीजर है नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 तो ठीक है। S2 मतलब 5,
अगर S2 मेरा यानी कि 3x की वैल्यू अगर 5 है तो क्या मेरा ये इंटीजर है? ये तो इंटीजर है। अब यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है? 5/3। ठीक है, यहां से वैल्यू क्या आ रही है? 5/3, तो जो कि इंटीजर नहीं है ना। तो यानी कि अगर मेरी S1 और S2 कंडीशन सेटिस्फाई है भी, अलग अलग में तो नहीं हो रही थी, टुगेदर भी अगर वो सेटिस्फाइड है और वहां से भी अगर मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं तो एक बार में इंटीजर आ रही है, एक बार में इंटीजर नहीं आ रही है, तो मैं ये जवाब कैसे दे पाऊंगा कि क्या x इंटीजर है? मुझे नहीं पता। मैं कहूंगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो प्रूफ करके दिखा दिया ना। S1 और S2 को जब मैं सेटिस्फाई कर रहा हूं, वहां से जब मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो मुझे नहीं पता कि इंटीजर आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मैंने दो चीज चेक करके देखी, एक बार में आया, एक बार में नहीं आया। कोई मुझसे पूछेगा कि S1 और S2 की भैया ये कंडीशंस हैं, यहां से x निकाल के बताओ कि क्या x इंटीजर होगा? मैं इस वाले केस में निकालूंगा, मैं कहूंगा हाँ हाँ बिल्कुल होगा। मैं यहां निकालूंगा, कहूंगा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं कि क्या x इंटीजर है? नहीं, x इंटीजर नहीं है। मैं ये कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि x इंटीजर नहीं है। मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि दोनों स्टेटमेंट्स का भी अगर मैं इस्तेमाल कर लेता हूं, मैं तब भी नहीं बता पा रहा हूं कि क्या ये इंटीजर है या नहीं है। यानी कि बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इन दोनों स्टेटमेंट के आधार पर मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता कि क्या x इंटीजर है या x इंटीजर नहीं है। ठीक हो गया? समझ गए बात? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, कि बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए? आई होप क्लियर है बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफी आसान है। ठीक है, अच्छा मैं जो पीछे के सॉल्यूशंस है ना, मैं अभी वो भी डिलीट नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए डिलीट नहीं कर रहा हूं, मैं लास्ट दिन, जिस दिन इस सेशन को हम लोग लास्ट करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, उस दिन मैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ आपको ये बताऊंगा कि इस पूरे के पूरे पेपर में कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप आसानी से एग्जाम हॉल में कर सकते थे। क्योंकि एट द एंड आपको वो 66 नंबर चाहिए, 66 मार्क्स या 33% मार्क्स आपको सी सेट में चाहिए। उससे ज़्यादा आपको इसमें परेशान नहीं होना है, लेकिन उतने ज़रूर चाहिए, उतना परेशान होना है कि उतने नंबर आए। अगर वो नहीं आते ना तो फिर सारा खेल खराब है। ठीक है, इसीलिए मैं सारे सॉल्यूशन डिलीट नहीं कर रहा हूं, ताकि फाइनल दिन हम लोग एक बार उनको जल्दी से रिव्यू कर लेंगे और मैं आपको जल्दी से बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आप आसानी से वहां पर कर सकते थे और आसानी से नहीं कर सकते थे। तो पता लग जाएगा कि हमें इस पेपर में कितने नंबर एक्चुअल में आ सकते थे आराम से, ठीक ठाक। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सेट ए में हम लोग चल रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम वॉज 25%। किसी आइटम का प्राइस जो है वो 25% बढ़ता है, उसके बाद डिक्रीज होता है 20% और फिर अगेन 10% बढ़ता है, तो रिजल्टेंट इंक्रीज प्राइस में कितना हुआ? देखो परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में, इस तरीके के क्वेश्चन में जब आपको कंसेक्यूटिव इंक्रीज डिक्रीज दिया हो तो बेहतर रहता है कि स्टार्टिंग वैल्यू को आप 100 से लेना शुरू करें। ठीक है, दिस इज योर इनिशियल वैल्यू। यहां से इंक्रीज हुआ है कितने का? ध्यान रखिएगा, इंक्रीज डिक्रीज जल्दबाजी में गलत नहीं पढ़ना है। इंक्रीज हुआ है 25% का, यानी कि यहां से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ प्लस ऑफ 25%। और 25% किसका? जो इससे पहली वाली वैल्यू है उसका। तो 100 का 25% बढ़ा मतलब 25 बढ़ा, तो 25 बढ़ा तो ये वैल्यू कितनी हो गई अब? 100 प्लस 25 दैट इज 125। नेक्स्ट स्टेप में प्राइस 20% डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 20%, यानी कि यहां से, ठीक है, माइनस 20%। 20% ऑफ 125। अगर आपको इनके फ्रैक्शंस पता है तो बहुत आसान होता है निकालना, क्योंकि 25% का मतलब अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू में देखें तो कितना होता है? 1/4। ठीक है, 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में देखें तो 1/5। ठीक है, तो अगर आपको फ्रैक्शन निकालने आते हैं या फ्रैक्शन का अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्जन पता है तो ये काम करना बहुत आसान हो जाता है, अदरवाइज वैसे भी आसान ही है। खैर, तो यहां से डिक्रीज हो रहा है 25, 125 में से 20%, तो 125 का 20% इज 1/5 ऑफ दिस, यानी कि 25, और 25 आप इसमें से घटाओगे तो कितना आ जाएगा? दिस विल अगेन कम आउट टू बी 100। ठीक है, 100 आ गया। तीसरे स्टेप में इट इज देन अगेन इंक्रीज बाय 10%, यानी कि फिर से इंक्रीज हो रहा है 10% का, तो यहां से वापस से प्लस 10%। और 10% का मतलब फ्रैक्शन में तो आपको पता ही है कितना होता है, फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू होती है 1/10, यानी कि हम लोग यहां से 10% और आगे बढ़ गए। 10% आगे बढ़ गए या 1/10 आगे बढ़ गए, मतलब 10 आगे बढ़ गए, तो कितने में पहुंच गए? फाइनली हम लोग पहुंच गए 110 में। ठीक है, शुरुआत हमने करी थी 100 से, पहुंच गए 110 में, तो कितने का रिजल्टेंट है? रिजल्टेंट इंक्रीज कितने का है? 100 से 110, यानी कि इंक्रीज है 10 का,
परसेंटेज के टर्म्स में पूछ रहा है, रिजल्टेंट पूछ रहा है, तो इनिशियल वैल्यू से कंपेयर करेंगे। इनिशियल वैल्यू थी हमारी 100, परसेंटेज में निकालना होता है तो 100 से गुणा कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, 10 से 100 कट गया, आंसर विल बी 10%। तो रिजल्टेंट इंक्रीज इसमें जो है दैट इज ऑफ 10%, आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेटर्स ए बी सी डी एंड ई, 5 लेटर्स हैं ए बी सी डी और ई, इनको इस तरीके से अरेंज किया गया है कि देयर आर एग्जैक्टली 2 लेटर्स बिटवीन ए एंड बी, सॉरी ए एंड ई, ए और ई के बीच में सिर्फ 2 ही लेटर्स हैं। तो कितने इस तरीके के अरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल है। ठीक, देखो 5 लेटर हैं, 5 जगहों पर इनको बैठाना है। ठीक, और ए और ई के बीच में सिर्फ हमारे पास यही कंडीशन है कि ए और ई के बीच में एग्जैक्टली 2 लेटर्स होने चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर आप ए को यहां पर बैठाते हो तो ई को यहां पर बैठा सकते हो, एग्जैक्टली 2 लेटर्स हैं, वो चाहे कुछ भी हो। और दूसरा हो सकता है कि अगर हमने ए को यहां बैठाया तो ई को हम यहां भी बैठा सकते हैं, सॉरी ए को अगर हमने यहां बैठाया तो ई को हम यहां भी बैठा सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी यहां पर 2 एग्जैक्टली लेटर्स ए और ई के बीच में आ सकते हैं। अब हमारे पास बचे हुए लेटर्स क्या क्या हैं, बचे हुए लेटर्स हमारे पास हैं बी, सी और डी। ठीक है, 3 पोजीशन है, बाकी जगह पर कोई कुछ भी आए हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी कि ए और ई के बीच में, ए और ई के बीच में एग्जैक्टली 2 लेटर्स होने चाहिए। बस सिर्फ ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी थी कि ए और ई के बीच में 2 लेटर्स हो, वो 2 लेटर कोई भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। ठीक है, तो 3 पोजीशन, 3 लेटर्स को अरेंज करना है। सिंपल होता है, 3 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं। मतलब अगर वैसे देखें तो यहां पर अगर आप मान लीजिए बी, सी या डी कुछ भी रख लें, मतलब 3 तरीके से रख सकते हैं। अगर आपने यहां बी रख दिया तो यहां आप सी और डी रख सकते हैं। ठीक है, यहां आपने बी रख दिया, यहां आपने सी रख दिया, तो यहां पर फिर आप एक ही चीज रख सकते हैं, डी। ठीक है, यानी कि यहां पर आप कितने वैल्यूज रख सकते हैं, 3। यहां पर आप कितनी वैल्यूज रख सकते हैं, 2, और यहां पर कितनी रख सकते हैं, 1। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी वही होगा कि यहां पर मान लीजिए आप बी सी डी में से कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी तो आप आजाद हैं, स्वतंत्र हैं, आपके पास बी सी डी और तीनों ही खाली हैं। अब जैसे ही आपने यहां पर बी रख दिया तो यहां पर फिर आपके पास 2 ही पॉसिबिलिटी बचती है कि या तो आप सी रख पाएंगे या डी रख पाएंगे, और यहां पर भी मान लीजिए आपने सी रख दिया तो फिर आप यहां पर सिर्फ डी रख पाएंगे। तो यानी कि यहां पर के लिए 3 ऑप्शन, यहां पर के लिए 2 ऑप्शन, यहां पर के लिए 1 ऑप्शन। चेंज भी कर सकते हैं, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ वेज तो उतने ही बनेंगे। तो देखिए कितने तरीके बने, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6। ठीक है, फिर यहां पर भी 3 इंटू 2 इंटू 1 6, तो 6 तरीके यहां से बन रहे हैं, 6 तरीके यहां से बन रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर जल्दबाजी करके 6 और 6 12 उठा के आंसर नहीं मार देना। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैंने ए और ई को ऐसे बिठाया है, ठीक है, कि पहली पोजीशन पर ई और चौथी पोजीशन पर, पहले पे ए और चौथी पे ई। अब मैं इन दोनों को भी तो आपस में अदला बदली इंटरचेंज कर सकता हूं, मैं यहां पर ई और यहां पर भी तो ए लिख सकता हूं। ठीक है, सिमिलरली यहां पर मैंने दूसरे में ए बिठाया तो मैं यहां पर ई और यहां पर ए, ये भी तो कर सकता हूं। अदला बदली इंटरचेंज भी तो हो सकती है इनकी पोजीशन। अब अगर ये वाली पोजीशन बनी कि पहले में ए और दूसरे में ई, तब भी तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना कि ए और ई के बीच में 2 नंबर्स हैं या 2 लेटर्स हैं। कहां गड़बड़ है, हमसे ये थोड़ी कहा है कि ए पहले आएगा ई बाद में आएगा, ऐसा तो नहीं लिखा है। सिंपली ये कहा है कि ए और ई के बीच में 2 लेटर्स होने चाहिए। वो यहां पर भी सेटिस्फाई है, चाहे मैं ए ई लिखूं चाहे मैं ई ए लिखूं, कुछ भी लिखूं। सिमिलरली यहां पर दूसरे और 5वीं पोजीशन पे मैं ए ई लिखूं या दूसरे और 5वीं पोजीशन में ई ए लिखूं, सेटिस्फाइड है, कोई दिक्कत नहीं। तो जिस तरीके से मैंने इस वाले पहले वाले में मेरे 6 बने थे, तो ये दूसरे वाले जो सेट कंडीशन है यहां से भी 6 बनेंगे और इस वाले से भी मेरे 6 और बनेंगे। तो टोटल कितने बन गए, 6 और 6 12 यहाँ, 6 और 6 12 यहाँ। तो टोटल तरीके मेरे कितने हो गए, 12 + 12 यानी कि 24 24। तो आंसर विल बी, क्या होगा आंसर, आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें अगर थोड़ा सा भी किसी ने जल्दीबाजी अगर करी तो वो इसका जवाब मार के आ जाएगा ए, और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ये फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसा भी हमने पीछे इंटीजर वाला किया था, फॉर्मेट सेम है कि एक क्वेश्चन दिया है, नीचे दो स्टेटमेंट दी है और हमें यह बताना है कि स्टेटमेंट के आधार पर क्या हम क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट को चेक करते हैं। एक्स इज अ ब्रदर ऑफ वाई। एक्स जो है वो वाई का भाई है। एक्स जो है वो वाई का भाई है। ठीक है, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई। तो एक्स अगर ब्रदर है तो यानी कि एक्स का तो जेंडर हमें पता है, एक्स इज अ मेल। ठीक है, ब्लड रिलेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, रक्त संबंध वाले, खून के संबंध वाले, उन क्वेश्चनों में सबके अपने अपने नोटेशंस होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से मेल के लिए एम, फीमेल के लिए एफ लिखते हैं, कुछ प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ कोई सिंबल, कोई इस तरीके का गोला, कुछ सर्कल ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। मेरा तरीका यह है कि मैं सिंपली मेल और एम, मेल के लिए एम और फीमेल के लिए एफ लिखता हूँ, सो दैट कन्फ्यूजन नहीं होता। पता चला कभी हमने खुद के ही सिंबल बनाए और हम खुद ही भूल गए, है ना। तो बेटर यह है कि मेल और फीमेल लिख लें। तो देखिए, एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, तो हमें पता लग गया कि एक्स जो है वो वाई का भाई है। तो एक्स अगर वाई का भाई है तो एक्स तो डेफिनेटली मेल है ना, पुरुष है। दूसरा कह रहा है कि वाई इज द ब्रदर ऑफ जेड। ये वाई जो है ये जेड का भाई है। ठीक है, वाई अगर जेड का भाई है तो यानी कि वाई भी मेल है। मतलब ये तीन लोग जो है एक्स वाई जेड, उसमें से मुझे ये पता लग गया कि एक्स भी मेल है और वाई भी मेल है। जेड का मुझे नहीं पता पहली स्टेटमेंट से। ठीक है, अब इस पहली स्टेटमेंट के आधार पर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं कि इज एक्स द ब्रदर ऑफ, इफ इज जेड द ब्रदर ऑफ एक्स। मुझसे सवाल ये पूछा जा रहा है, मुझे कंडीशन ये दी थी जो मैंने बना दी। ठीक है, दिस इज योर S1, स्टेटमेंट 1 की कंडीशन। इसके आधार पर मुझे पता लग गया कि एक्स और वाई जो है वो दोनों मेल है, पुरुष है। और मुझसे फिर ये सवाल पूछा गया कि क्या जेड जो है वो एक्स का भाई है। मैंने देखा, मैंने कहा यार एक्स और वाई तो मुझे पता है कि ये तो पुरुष है, लेकिन जेड का तो मुझे लिंक पता ही नहीं। जेड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि अभी तक जो क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन के आते हैं उसमें अदर जेंडर इंक्लूड नहीं हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में वो भी हो जाए। तो तब तक, जब तक नहीं होता है तब तक हम लोग मेल और फीमेल ही लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, परंपरागत सवाल है कि जिसमें मेल और फीमेल ही कंसिडर हो रहा है अभी तक। तो मुझसे ये कहा, मैंने इस कंडीशन के आधार पर बताया, मैंने कहा यार मुझे नहीं पता कि जेड मेल है या फीमेल है, तो क्या मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूं कि इज जेड ब्रदर ऑफ एक्स। मैंने कहा यार मैंने जेड को नहीं देखा, मुझे नहीं पता कि जेड मेल है या फीमेल है, मैं तो जवाब नहीं दे पाऊंगा इसका। ठीक है, तो मैंने ये बोला कि स्टेटमेंट 1 अननोन जो है वो तो सफिशिएंट नहीं है सवाल का जवाब देने के लिए। ठीक हो गया। उसने कहा कोई बात नहीं, दूसरा पढ़ लो। मैंने कहा चलो ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने गया तो दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि एक्स, वाई और जेड जो है वो सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स, अब ये सिबलिंग्स क्या होता है? ठीक है, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। भाई बहन भी हो सकते हैं, या भाई भाई भी हो सकते हैं, या बहन बहन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सिबलिंग्स का मतलब होता है एक ही माँ बाप के बच्चे, मतलब सगे जो भाई बहन होते हैं वो। सगे भाई भाई भी हो सकता है, सगे भाई बहन भी हो सकते हैं, सगे बहन बहन भी हो सकती हैं, उन सबको सिबलिंग्स बोलते हैं। मतलब चिल्ड्रन ऑफ सेम पेरेंट्स, मतलब ऐसे बच्चे जिनके माता और पिता दोनों सेम है। ठीक है, सगे भाई बहन जिनको हम बोलते हैं उनको होता है सिबलिंग्स। तो मुझसे दूसरा स्टेटमेंट में कहा गया कि एक्स, वाई और जेड जो है वो सिबलिंग्स है। तो मैंने कहा यार सिबलिंग्स है तो ठीक है, ये सिबलिंग्स तो यहां पर भी थे ही। ठीक है, तुमने कहा कि भाई एक्स जो है वो वाई का ब्रदर है, वाई जो है वो जेड का ब्रदर है। अब जेड मेल है या फीमेल है मुझे नहीं पता, अब जेड इन दोनों का भाई है या बहन है मुझे कैसे पता? सिबलिंग्स तो है ही, ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं इसके आधार पर भी जेड ब्रदर है या नहीं है मैं नहीं बता सकता। जब तक मुझे जेड का जेंडर क्लियरली नहीं पता होगा, मैं नहीं बता सकता कि जेड उसका भाई है, उसकी बहन है, क्या है मुझे नहीं पता। तो मैंने कह दिया कि स्टेटमेंट 2 जो है वो भी मैं सॉल्व नहीं कर सकता, उसका भी मैं जवाब नहीं दे सकता, उसके आधार पर भी मैं क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, अब मैंने कहा मैं इन दोनों को कंबाइन कर लूं तीसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो कंबाइन करके मैंने देखा, तो कंबाइन करके तो कुछ नहीं हो रहा है, कंबाइन तो एक ही बात है वो, क्योंकि एक्स वाई जेड सिबलिंग्स है वो तो मुझे यहां भी पता लगी गया ना, क्योंकि ये इसका भाई है, ये इसका भाई है। ठीक है, तो भाई तो है, लेकिन ये कौन है, ये भाई है कि बहन है, ये नहीं पता लग रहा ना। मेन काम तो इसमें दिक्कत हो रही है ना। तो इसलिए मैंने कह दिया कि इससे भी मैं जवाब नहीं बता पाऊंगा। तो मैंने क्या कहा
तो मुझसे पूछा कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, मैंने कहा इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन डी, कि ए और टू, मतलब ए वन और टू दोनों स्टेटमेंट्स में से मैं दोनों का भी अगर इस्तेमाल कर लूं, मुझे तब भी नहीं पता लग रहा है कि ये जो z है ये x है या y है, सॉरी z जो है वो ब्रदर है या क्या है, फीमेल है या सिस्टर है। क्योंकि जब तक मुझे z का जेंडर नहीं पता लगेगा, z का मुझे लिंग नहीं पता लगेगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है, ये मेल है या फीमेल है, तो मैं कैसे बताऊंगा कि z ब्रदर है या सिस्टर है ना। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि मेरा जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑन वन साइड ऑफ अ 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड 101 प्लांट्स आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स। कोई एक लंबी सी सड़क है जिसकी डिस्टेंस 1.01 किलोमीटर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 1000 कर लो तो मीटर्स में जवाब आ जाएगा 1010 मीटर, यानी कि जो एक टोटल लंबी सड़क है उसकी टोटल कुल लंबाई कितनी है 1010 मीटर्स, ठीक। उसमें मुझे 101 पौधे लगाने हैं, ठीक है, 101 पौधे लगाने हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 101 पौधे लगाने हैं, ठीक है। और सारे के सारे जो है वो एक दूसरे से बराबर दूरी पर हैं, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो मुझसे यह पूछा गया है कि 5 जो कंसेक्यूटिव पेड़ हैं, मतलब 1 2 3 4 5, ये जैसे ये 5 पेड़ है तो इनके बीच की दूरी बता दो भैया कितनी होगी। ठीक, अब देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन जल्दबाजी में क्या होता मैं बताता हूं। आपने लिया टोटल डिस्टेंस 1010 डिवाइडेड बाय टोटल पेड़ 101, ठीक है। आपने कह दिया कि एक पेड़ के बीच की दूरी है, मतलब 2 पेड़ के बीच की दूरी है 10 मीटर की, तो आपने कह दिया कि 5 पेड़ के बीच की दूरी कितनी होगी 50 मीटर, ठीक है, ये आपने कह दिया। बट ये सरासर गलत है। क्यों गलत है मैं बताता हूं। ठीक, देखो गलत इसलिए है, पहली बात कि जब आप 101 पेड़ लगाओगे, आप देखो आपने 2 पेड़ लगाए, बीच में गैप आएगा एक, ठीक, एक ही गैप है। आपने 2 पेड़ 3 पेड़ लगाए, बीच में गैप कितने आए 2। आपने 3 पेड़ लगाए, 4 पेड़ लगाए, बीच में गैप कितने आए 3। मतलब जो बीच के गैप होंगे वो कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ ट्रीज है -1। अब यहां पर ये शुरुआत से लेकर ये शुरुआत तक हमें तो गैप काउंट कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें तो पेड़ से मतलब नहीं है, हमें डिस्टेंस दी हुई है। ये टोटल डिस्टेंस इन सारे के सारे गैप्स को मैं जोड़ लूंगा तो वही डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस के बराबर होगी। तो मेरे पास गैप कितने होंगे, मैंने बताया कि 2 पेड़ लगा रहे हो तो गैप आ रहा है 1, 1 2 3 पेड़ लगा रहे हो गैप आ रहे हैं 2, 1 2 3 4 पेड़ लगा रहे हो गैप आ रहे हैं 3। यानी कि गैप कितने होते हैं नंबर ऑफ ट्रीज -1, या नंबर ऑफ, जैसे कभी मान लो इसमें कुछ ट्रीज की जगह पोल्स लगा दिए, ठीक है, जो खंबे होते हैं पोल्स लगा दिए, तो पोल्स नंबर ऑफ पोल्स -1। अब यहां पर नंबर ऑफ गैप्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं 101, 101 ट्रीज हैं, तो नंबर ऑफ गैप्स कितने होंगे -1, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 100। यानी कि इस तरीके के जो बीच के गैप होंगे, जो बीच की डिस्टेंस है, ये टोटल कितनी होंगी 100, और उन्हीं टोटल 100 डिस्टेंस 100 गैप्स की जो डिस्टेंस है उसको जोड़ोगे तो वो बनेगी इसके बराबर। तो यानी कि एक गैप की लेंथ कितनी होगी, एक गैप की लेंथ कितनी होगी, किसी भी एक गैप की आप लेंथ निकालोगे तो 1010 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि गैप तो 100 ही है ना, 101 गैप थोड़ी है, 101 तो पेड़ है, गैप कितने हैं 100। तो ये डिस्टेंस आप निकालोगे कि एक गैप की जो दूरी है, यानी कि 2 पेड़ के बीच की दूरी कितनी है 101 माइनस, सॉरी 1010 माइनस डिवाइडेड बाय 1000। तो 1010 डिवाइडेड बाय 1000 नहीं 100, 1010 डिवाइडेड बाय 100, तो ये से ये कट गया, यानी कि 10.1 मीटर। ये है 2 पेड़ के बीच की दूरी, ठीक, ये एक गैप के बराबर डिस्टेंस है, या डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज है। मुझसे पूछा है डिस्टेंस बिटवीन 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स या 5 कंसेक्यूटिव ट्रीज, ठीक है। अब देखो 5 कंसेक्यूटिव पेड़ होंगे तो उनके बीच का गैप कितने होंगे, 1 गैप 2 गैप 3 गैप 4 गैप, तो 4 ही गैप होंगे। एक गैप की वैल्यू है 10.1, तो 4 गैप की वैल्यू कितनी होगी
मल्टीप्लाई कर लो 4 से, कितना आएगा 10 40 40.4, ठीक है 40.4 आंसर विल बी ऑप्शन बी। मतलब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, ठीक है। मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई मैथ्स नहीं, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे मैथ्स नहीं आती सर तो मैं इस तरह के क्वेश्चन नहीं कर सकता, मैथ्स इसमें है ही नहीं, ठीक है। सिर्फ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, उतनी मैथ्स तो क्लास 2 के बच्चे को भी आती है। इसमें कहीं कोई मैथ्स नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक था। अगर आप लॉजिक लगाते हैं, क्योंकि देखिए सी सेट का मतलब ही यही है कि आपके लॉजिक चेक करने हैं, ठीक है। अब लॉजिक अगर आपने लगाया और आपको अगर ये लॉजिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो गया। अगर वही वाला काम करते रहे कि इसको पूरे को डिवाइड करा 101 से, हर के बीच की डिस्टेंस है 2, तो 5 के बीच की डिस्टेंस हो गई 50, वो गलत हो जाएगा। या 5 के बीच की डिस्टेंस अगर आपने गैप वहां पर जाके पकड़ लिया 40 मार दिया तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आंसर इज 40.4, ठीक है। समझ गया कैसे आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 27, कि ए बी सी जो है वो 3 जगह है, 3 प्लेसेस है, सच दैट देर आर 3 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम ए टू बी। यानी कि ए से बी जाने के लिए, ए से बी जाने के लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं, ठीक। रूट नंबर 1, रूट नंबर 2 और रूट नंबर 3, ठीक है। आगे देखो, 4 डिफरेंट रोड्स फ्रॉम बी टू सी। अब मुझे बी से अगर सी जाना है तो मेरे पास 4 रास्ते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। रूट नंबर 4, रूट नंबर 5, रूट नंबर 6 और रूट नंबर 7, ठीक। और डायरेक्ट अगर मुझे ए से सी जाना है तो उसके लिए मेरे पास 3 रास्ते हैं। अच्छा, ये अलग कलर से बना लेते हैं कि डायरेक्ट अगर मुझे ए से सी जाना है तो 3 रास्ते हैं। सपोज कर लो एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। 7 तक हो गए, रूट नंबर 8, रूट नंबर 9 और रूट नंबर 10, ठीक। अब वो ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी यूजिंग दीज रोड्स। आप ए से सी अगर आपको जाना है तो कितने रास्तों से आप या कितने तरीकों से आप जा सकते हैं। देखो, एक तो तरीका यह है कि आप डायरेक्ट ए से सी चले जाओ, उसके लिए तो आपके पास 3 रास्ते हैं ही हैं, 8 9 और 10, ठीक है। ये बी को बीच में चक्कर में हटा दो, डायरेक्ट ए से सी रोड जाती है, आप जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कभी मान लो कि ए से सी के बीच की जो ये डायरेक्ट रोड्स है, 8 9 और 10, ये रास्ते बंद है, कभी मान लो कुछ यहां पर काम चल रहा है, ठीक है, कहीं पर फ्लाईओवर बन रहा है या कहीं पर कुछ हो रहा है, रास्ते बंद है। अब आपको बी, ए से सी जाना है तो बी के थ्रू होके जाना है, ठीक है। बी बीच में एक शहर पड़ता है, वहां से होके जाना है, तो तब आपके पास सी पहुंचने के लिए कितने रास्ते हैं। आप ए से बी अगर आप 1 रूट से जाते हो, ठीक है, तो बी से सी आपके पास 4 रास्ते बचते हैं। तो यानी कि ए से बी और बी से सी जाने के लिए आप 1 और 4 रूट का इस्तेमाल कर सकते हो, 1 और 4। 1 के साथ आप 5 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 1 के साथ आप 6 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 1 के साथ आप 7 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आप ए से बी 1 से चले गए, उसके बाद यहां से आप 4 से जा सकते हो, 5 से जा सकते हो, 6 से जा सकते हो, 7 से जा सकते हो, तो 4 तरीके हो गए। सिमिलरली अगर आप ए से बी जाने के लिए 2, जो नंबर रूट नंबर 2 है, अगर उसका इस्तेमाल करते तो ए से बी तो आप 2 से चले गए, उसके बाद फिर बी से सी जाने के लिए 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6 या 2 के साथ 7, ठीक है। इनमें से किसी से भी जा सकते हो, तो फिर से 4 रास्ते हो गए। आपने कहा नहीं मुझे तो सी वाला रास्ता, ये 3 वाला रूट पसंद है, मैं ए से बी 3 से जाऊंगा, तो ठीक है चले जाओ। ए से बी आप 3 से चले गए, फिर बी से सी आप फिर से 3 के साथ 4 ले सकते हो, 3 के साथ 5 ले सकते हो, 3 के साथ 6 ले सकते हो और 3 के साथ 7 भी ले सकते हो। तो जब एक तो रास्ता सीधा है, मतलब 3 रास्ते तो सीधे हैं ए से सी जाने के लिए, रूट नंबर 8, रूट नंबर 9, रूट नंबर 10। लेकिन अगर कभी ये रास्ते बंद हैं या आपका मन है कि थोड़ा सा घूमते हुए जाना है या बी वाला शहर भी आपको देखना है, तो आप फिर इन बाकी रास्तों से भी जा सकते हो। तो टोटल रास्ते कितने बन रहे हैं, 4 4 4, 12 ये हो गए और 3 तो ये है ही है, 8 9 10। तो ए से सी जाने के लिए आपके पास टोटल कितने रास्ते हैं, 12 और 3 15, 15। देयर आर 15 वेज जिसमें आप ए से सी जा सकते हो। डायरेक्ट भी जा सकते हो, बी के थ्रू घूम के भी जा सकते हो, आपकी इच्छा है,
ठीक है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, दैट इज 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए के पास कुछ कॉइन्स हैं, कुछ सिक्के हैं, उनमें से जितने भी उसके पास कॉइन्स हैं उनमें से आधे, मतलब उन कॉइन्स को वो आधे करता है और उसमें 2 कॉइन और ऐड करके वो बी को दे देता है। ठीक, अब बी जो है जितने कॉइन्स बी के पास आते हैं वो उनमें से आधे करता है और 2 ऐड करके सी को दे देता है। फिर सी के पास जितने कॉइन आते हैं वो उसमें से आधे करता है और 2 ऐड करके डी को दे देता है। अब फाइनली डी के पास कितने कॉइन है? डी के पास जो नंबर ऑफ कॉइन्स है दैट इज स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट की जो सबसे छोटी संख्या है डी के पास उतने कॉइन्स है। तो यानी कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होता है, वो तो यार सबको पता है, दैट इज 10। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10, राइट। तो डी के पास नंबर ऑफ कॉइन्स है 10। हमें यह बताना है कि हाउ मेनी कॉइन्स डज ए हैव इन द बिगनिंग, कि ए के पास कितने कॉइन थे शुरुआत में। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं, ठीक है, मैं एक एक करके आपको तीनों तरीके बताऊंगा। ए, बी, सी और डी, ये 4 लोग हैं। इसके पास मुझे पता है कि 10 कॉइन्स है, बाकी मुझे नहीं पता। अभी मुझे निकालना है ए के पास कितने कॉइन्स थे। सपोज कर लो कि ए के पास जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, परंपरागत तरीका, ए के पास मान लिए मैंने कि लेट ए के पास है एक्स कॉइन, वो उनको आधे करता है और उसमें 2 ऐड करके बी को देता है। तो एक्स का आधा करेंगे तो x/2 और +2, इतने कॉइन्स हो गए बी के पास। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो तो x + 4/2, इतने कॉइन्स हैं बी के पास। अब बी उनको आधा करके सी को देता है, ठीक है, बी ने उनको आधा किया, x + 4 डिवाइडेड बाई 2, इसको आधा करोगे तो x + 4 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा क्योंकि उसका आधा करना है, और साथ में इसके +2 करके इसको देगा। तो इसके पास कितने कॉइन है? +2। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करो, 4 2 जा 8 और 8 के साथ 4 जोड़ोगे 12 आएगा, तो x + 12/4, ठीक है, इसके पास इतने कॉइन्स है। अब ये इसके आधे करके कॉइन्स जो है वो डी को देता है, इसने इसको आधा करा तो x + 12/8 +2, इतने कॉइन्स डी के पास है। यानी कितने हैं, दुगना करोगे कितना होगा, 16 + 28, यानी कि x + 28/2। ठीक, आई होप ठीक है। इसका इसने आधा किया तो x प्लस, अच्छा 1 मिनट, चलो इसको ऐसा मत करो, यहां पर सिंप्लीफाई मत करो, यहां पर तो लास्ट में हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। तो मतलब डी के पास हमारे पास x + 12/8 +2 कॉइन्स है, और ये वैल्यू जो है मुझे पता है दिस इज इक्वल टू 10, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पहले ही बता दिया कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज 10। तो ये वैल्यू अगर आपकी 10 के बराबर है तो इसको सॉल्व कर लो, अब तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, इक्वेशन बन गई। x + 12 डिवाइडेड बाई 8 +2 इज इक्वल टू 10। इस 2 को इधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, तो x + 12 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 10 - 2 इज 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x + 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x + 12 की वैल्यू आ जाएगी 8 8 जा 64, इसको इधर ले जाओगे तो x की वैल्यू 64 - 12 इज 52। तो यहां से मेरे पास सिंपल इसका जवाब आ गया कि x की वैल्यू है 52। तो यानी कि a के पास शुरुआत में कितने कॉइन्स थे, 52। सिंपली मैं इस तरीके से भी निकाल सकता हूं, एक तरीका तो ये है, ठीक है, जो बड़ा ही ट्रेडिशनल तरीका है, आंसर 52 आ गया। ठीक, अब दूसरा तरीका भी दिखा देता हूं। दूसरा तरीका क्या है, हो सकता है, देखो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि लोग तो यही है ABCD, अब मैं करूंगा रिवर्स चलूंगा। ये इसके पास थे 10 कॉइन, ठीक है, ये 10 कॉइन इसको कैसे मिले थे, सी ने जितने थे उनको आधे करके 2 ऐड किए थे, तो इसमें से 2 तो सीधे सीधे हटा दो, कितना बचा 8, और उसका दुगना कर दो, 8 का दुगना करोगे 16, यानी कि इसके पास कितने कॉइन है 16, ठीक है, और साथ साथ चेक भी करते जाना, 16 का आधा करोगे 8, 8 में 2 जोड़ के इसको दे दिए 10, ठीक। फिर जितने इसके पास है इसमें से 2 घटाओ, कितना आया 14, 14 का दुगना करो 28, तो वो यहां पर आ गया, ठीक है, 28 कॉइन्स इसके पास है, चेक भी करते जाओ,
28 का आधा 28 का आधा करोगे 14, 14 में 2 जोड़ोगे 16, वो इसके पास है। ठीक, अब यहां से फिर वही इसका 2 घटाओ 26, 26 का दुगना करोगे 52। ठीक है, आंसर ऐसे भी आ जाएगा डायरेक्ट, बट बात वही है कि अगर आप कैलकुलेशन माइंड में कर पाते हो, गलती नहीं करते हो तब, अदरवाइज गलती हो सकती है। ठीक है, 2 तरीके ये हो गए, आंसर 52 ही है। तीसरा तरीका ये है कि आप एक एक करके ऑप्शन रख के भी देख सकते हो। ठीक है, कि आप ये देख लो कि 76 अगर आप यहां पर रखते हो तो सिमिलरली आप चेक कर लो जो कंडीशन दी है कि इसका आधा और +2, इसका आधा करोगे 38 +2 करोगे 40, इसका आधा करोगे 20 +2 करोगे 22, 22 का आधा करोगे 11 +2 करोगे 13। तो 13 जो है वो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर नहीं है, तो यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। सिमिलरली 68, 60 सबसे चेक करके देख लेना, लास्ट में 52 से चेक करोगे तो जवाब आ जाएगा। 52 का आधा 26 +2 करोगे 28, 28 का आधा 14 +2 करोगे 16, 16 का आधा 8, 8 में +2 करोगे 10। ठीक है, तो 3 तरीके हैं, आपको जो बेहतर लगे उससे आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपको सीरीज दी गई है ए बी सी ए बी सी डी ई, ऐसे करके एक सीरीज दी है, और उस सीरीज में आपसे ये पूछा है कि 100th प्लेस पर क्या आएगा, यानी कि 100वीं जो पोजीशन होगी वहां पर क्या आएगा। अब इस सीरीज को अगर आप बड़े आराम से अच्छे से देख पाओ तो आपको यहां पर दिखेगा कि ये सीरीज है, देखो ए बी सी डी ई। ठीक है, यानी कि सीरीज में जो नंबर है वो कुछ इस प्रकार से है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा आगे को ये। ठीक है, मतलब 1 2 का मतलब क्या हो गया, मैं लिख के दिखाता हूं, देखो 1 का मतलब हो गया ए, ये है ए बी, ये है 3 ए बी सी, ये है ए बी सी डी, ये है ए बी सी डी ई। ठीक है, फिर सिमिलरली ई, फिर एफ तक आएगा ए से, फिर जी तक आएगा, फिर एच तक आएगा, ऐसे चलता रहेगा ये। और आपसे पूछा है कि 100th प्लेस पर क्या आएगा। अब देखो, अभी तो मुझे इसका जवाब पता है तो मैं तो आपको डायरेक्ट बता सकता हूं, बट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। देखो, आपको ये पता है कि 1 2 3 4 ऐसे तो बनेगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैं कहां तक इसको ऐड करूंगा, अब मुझे ये ऐड करना पड़ेगा, मेरे पास और कोई इलाज नहीं है। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, मुझे स्टार्टिंग से ऐड करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि 100th प्लेस कहां पर जो है वो आ रही है। देखो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36, 36 + 5 45, + 10 55, 55 और 11 66, 66 और 12 66 और 12 78, 78 और 13 91। ठीक है, यानी कि यहां तक 91 पोजीशंस आ गई। अब 91 में मैं जैसे ही 14 जोड़ूंगा तो ये 100 के क्रॉस हो जाएगी, यानी कि 100 तो जो पोजीशन आएगी वो इस वाली सीरीज में आएगी, ए बी सी डी ई एफ जी करके, जब तक मैं 14 तक लिखूंगा वहां पर 100 पोजीशन आएगी इसकी। ठीक है, तो 100 पोजीशन के लिए 91 तो यहां तक आ गई है, मुझे 100 तो चाहिए। 91 से 100 मतलब कितना, यानी कि जो 9वीं पोजीशन पे जो संख्या होगी, जो लेटर होगा, वही इसका जवाब है। तो 9th पोजीशन पे क्या होता है, अब सिंपली अगर आपको एजोटी याद है तो उसके आधार पर बता ही सकते हो। ठीक है, ये 5 होता है, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। ठीक है, 9th पूछा है, जे की वैल्यू 10 होती है, तो जे से एक पहले यानी कि आई। ठीक है, और अगर एजोटी याद नहीं भी है, ठीक है, घबराना नहीं है, सी सेट के लिए मैंने हमेशा बोला है, सी सेट के क्वेश्चन तब भी सॉल्व होंगे अगर कुछ याद नहीं भी है, तब भी सॉल्व होगा। एजोटी किसी को नहीं याद है, कोई बात नहीं, भूल जाओ, सिंपली गिन लो ना यार, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो आई 9th पोजीशन पे आता है तो आई आंसर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस सेशन का हमारा आखिरी सवाल होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 पर्सन है ए बी और सी, ये एक क्यू में खड़े हैं, एक लाइन में, एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में हो, कि मतलब पहले ए हो उसके पीछे बी हो उसके पीछे सी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी कहीं पर हो सकता है।
कंडीशन ये दी है कि ए और बी के बीच में 4 लोग हैं, बी और सी के बीच में 7 लोग हैं। ठीक है, ये 2 कंडीशन है। इसके बाद आगे कंडीशन ये दी है कि अहेड ऑफ सी, यानी कि सी से आगे 11 लोग हैं और ए के पीछे 13 लोग हैं। तो हमें यह बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस इन द क्यू, टोटल जो पूरी की पूरी क्यू है, जो पूरी की पूरी कतार है, लाइन है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ पर्संस कितने होंगे जो इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बनाते हैं। देखो ए और बी, इनके बीच में कितने लोग हैं? देयर आर 4 पर्संस। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 4। ए और बी के बीच में 4 लोग हैं। दूसरा कंडीशन है कि बी और सी के बीच में 7 लोग हैं। अब देखो, सबसे पहली बात आपको ये लिखा था कि ए और बी, ए बी सी जो है वो एक लाइन में खड़े हैं, लेकिन इसी ऑर्डर में है, ये जरूरी नहीं है। यानी कि सी मेरा यहां पर भी हो सकता है, सी मेरा यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है सी। ठीक, तो मैं दोनों केस बना के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि एग्जाम में देखो जब दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर होता है ना, और जब जल्दीबाजी में चीजें करनी होती हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चंस या जैसे सी सेट के 80 क्वेश्चंस 120 मिनट, अगर आप 50 क्वेश्चन पर भी टारगेट करोगे तब भी आपके पास एक क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए 2-2.5 मिनट से ऊपर नहीं है। ठीक है, वो तो यहां पर हम लोग हर क्वेश्चन को 5 मिनट 7 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। अगर सिंपली मुझे खुद करना होता तो क्वेश्चन कर सकते हैं आप, 2-2.5 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि करना पड़ेगा। जब तक आप एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस के आसपास वहां पर सॉल्व नहीं करते, है ना, मिनिमम 45 to 50 क्वेश्चंस के आसपास, तब तक वो 33 क्वेश्चन सही नहीं होंगे, या मतलब 33 नंबर जो परसेंटेज चाहिए, 27-28 क्वेश्चन आसपास उसके सही करने होते हैं, वो नहीं होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं। ठीक है, तो देखो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा कि सी और बी के बीच में 7 लोग हैं। चलो मैंने मान लिया कि यहां पर मैं सी ले लेता हूं, तो यहां पर मेरे 7 लोग हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि मुझे यहां पर मिनिमम नंबर चाहिए। मुझे इस लाइन को जितना छोटे से छोटा मैं रख पाऊं वो रखना है। इस लाइन को मुझे जानबूझ के बड़ा नहीं करना है, जितना छोटे से छोटा मैं इस लाइन को रख पाऊं मुझे रखना है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि ए और बी ऐसे, इनके बीच में 4 लोग, बी और सी ऐसे, इनके बीच में 7 लोग। दूसरी एक कंडीशन और भी हो सकती है, क्या कि देखो ए यहां पर, बी यहां पर, इनके बीच में 4 लोग तो ठीक है, लेकिन सी को मैं अगर उधर की तरफ को ले जाऊं, ठीक है, देखो अगर इस कंडीशन पे मैं बात करूं फिलहाल, बाकी मैंने अभी आगे कंडीशन नहीं पढ़ी, फिलहाल अगर मैं इस कंडीशन पे बात करूं तो टोटल मेरे पास नंबर ऑफ पर्सन कितने हो रहे हैं? ए बी और सी 3 तो है ही है, और बाकी ये 11 लोग और हैं, तो 3 और 11 14। ठीक है, अभी तक 14 लोग हैं, आंसर नहीं है ये। अभी तक जो मैंने बताया कि ए बी और सी अगर इस कंडीशन में है कि ए के पीछे बी, उसके बीच में 4 लोग, बी के पीछे सी, उसके पीछे बीच में 7 लोग, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लोग जो अभी तक इस क्यू में आ रहे हैं, पर्सन आ रहे हैं, वो 14 है। ठीक, अगर मैं ऐसे बनाऊं कि ए और बी इनके बीच में 4 लोग, और सी को मैं अगर उधर बनाऊं, ठीक है, क्योंकि कंडीशन ये है कि ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ए बी और सी कहीं पर भी हो सकते हैं, तो ए और बी के बीच में 4 लोग, अगर मैं सी को उधर बनाता हूं तो देखो बी और सी के बीच में 7 लोग आने चाहिए, 5 तो ये हैं, मैं 2 लोग यहां पर और डाल देता हूं और उसके ऊपर मैं 7 यहां पर लिख देता हूं सी। ठीक है, तो बी और सी के बीच में अभी भी देखो 4 और 2 6 और 1 7 लोग हैं, कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। अब यहां पर मैं अगर नंबर क्यू में चेक करूं कितने लोग हैं, तो 3 लोग तो यही है, ए बी सी, और बाकी 4 और 2 6, यानी कि अभी यहां पर लोग हैं 9। अब इन दोनों में अगर मैं चेक करूं कि यहां पर 14 लोग पहले ही हो रहे हैं, यहां पर अभी तक 9 ही लोग हैं, कंडीशंस दोनों में सेटिस्फाइड हो रही है, तो मैं अपनी आगे की कंडीशन अब किस में लगाऊंगा? मैं वो ये देख के लगाऊंगा कि मुझसे पूछा क्या है। अगर तो मुझसे पूछा हो कि क्यू लंबी से लंबी कितनी होगी, मैक्सिमम क्यू, मैक्सिमम पर्संस कितने हो सकते हैं, तो फिर मैं इस तरफ को चलूंगा, जहां मेरी क्यू लंबी हो रही है मैं वहीं और लोग बनाऊंगा। लेकिन मुझसे पूछा है कि छोटी क्यू बतानी है, तो फिर मैं अब इस तरफ पे टारगेट करूंगा ना, मेरे को जो बाकी केस बनाने होंगे वो मैं यहां बनाऊंगा, मैं यहां नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये तो पहले ही 14 हो गए, अब इसमें मैं और कुछ भी जोड़ूंगा तो वो और बढ़ते ही जाएंगे, लोग गायब तो नहीं होंगे ना। 14 अगर पहले ही है तो उससे कम तो नहीं होंगे, लेकिन यहां पर अगर लोग अगर 9 ही है, मैं उसके हिसाब से कुछ अरेंजमेंट बनाऊं तो मैं उसको शायद कम कर सकता हूं। ठीक, यहां तक समझे बात? चलो, तो मैं इस वाले को तो मिटा देता हूं, क्योंकि इसका मेरा काम मुझे नहीं लगता। अब देखो मेरी ये कंडीशन थी, मैं इसको फिर से बनाता हूं कि यहां पर ए, यहां पर बी, इनके बीच में 4 लोग, यहां पर 2 लोग और इसके ऊपर सी, ये कंडीशन थी। या रुको थोड़ा सा नीचे बनाता हूं क्योंकि मुझे ऊपर भी स्पेस चाहिए। ए बी बीच में 4,
यहां पर 2 लोग और यहां पर सी। ठीक है, अब देखो आगे क्या लिखा है कि इफ देयर आर 11 पर्सन्स अहेड ऑफ सी, कि सी के आगे 11 लोग हैं, ठीक है, और ए के पीछे 13 लोग हैं। अब दूसरी कंडीशन ये है कि सी के आगे 11 लोग हैं और ए के पीछे 13 लोग हैं। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि ये लोग ऐसे खड़े हैं, कैसे खड़े हैं कि सी के पीछे ए और उसके पीछे बी, ठीक है, कि सबसे आगे लाइन में कौन खड़ा है अभी सी, उसके पीछे 2 लोग हैं, फिर ए है, फिर 4 लोग हैं, फिर बी है, अगर ऐसा है मान लो, ठीक। और उस कंडीशन में अगर सी के आगे 11 लोग हैं, मतलब यहां 11 लोग होंगे, इसके आगे और ए के पीछे 13 लोग होंगे, ए के पीछे, सी के आगे ए के पीछे, तो ए के पीछे अगर 13 लोग हैं तो अभी ए के पीछे कितने लोग हैं, 5 लोग तो पहले ही हैं, 4 ये और 1 भी, 5 तो पहले ही हैं, 13 कर रहे हैं, यानी कि यहां पर 8 लोग और होंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में मेरे टोटल नंबर ऑफ पर्संस कितने बैठ रहे हैं, देखो ए बी सी 3 तो है ही, और बाकी जोड़ लो 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 8 25, यानी कि 25 प्लस 3 28, यहां पर बन रहे हैं 28 लोग। और ये जो है जवाब में है, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है, अभी जल्दबाजी नहीं करना, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। नंबर पता लग गया कि अगर ये कंडीशन लेके चलते हैं तो हमारे पास कितने लोग हो रहे हैं 28। लेकिन देखो अगर मैं इसी वाले अरेंजमेंट को, कि सी ये है, दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी, ए और बी के बीच में 4 और यहां पर जो बन रहे थे दैट इज 2, ये इनिशियल पैर आ गया। अब मैं अगर ये मान के चलूं कि ये क्यू का मुंह इस तरफ को है, सपोज कि ये क्यू का मुंह इस तरफ है, कि इस क्यू में सबसे आगे बी खड़ा है, उसके पीछे 4 लोग हैं, फिर ए खड़ा है, उसके पीछे 2 लोग हैं, फिर सी खड़ा है। मतलब अब जो क्यू है, जो लाइन की शुरुआत हो रही है वो बी से हो रही है। पहले वाले मैंने क्या लिया था कि लाइन की शुरुआत सी से हो रही है। वो शुरुआत लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर देखिए क्वेश्चन में बड़े क्लियरली इन्होंने अहेड दिया हुआ है और बिहाइंड दिया हुआ है। तो अहेड और बिहाइंड तो तभी पता लगेगा ना जब हम पता लगेगा कि क्यू का मुंह किस तरफ है। अगर क्यू ऐसे खड़ी है तो अहेड ये होगा, बिहाइंड ये होगा। अगर क्यू ऐसे खड़ी है तो फिर अहेड ये हो जाएगा, बिहाइंड ये हो जाएगा। वो डिफरेंस है उसमें, ठीक है। अगर क्योंकि जो पहली वाली कंडीशन थी कि ए और बी के बीच में 4 लोग हैं, बी और सी के बीच में 7 लोग हैं, तो उसमें तो ये नहीं लिखा कि कौन किधर को मुंह करके खड़ा है, सिर्फ ये लिखा है कि बिटवीन लोग हैं। अब बिटवीन में लोग 1 2 3 4 ऐसे भी हो सकते हैं। मैं पीछे खड़ा हूं तो मेरे पीछे भी 4 लोग हो सकते हैं। मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो मेरे इधर भी 4 लोग हो सकते हैं, इधर भी 4 लोग हो सकते हैं, उससे मैटर नहीं करता। लेकिन जब ये वर्ड अहेड और बिहाइंड आ गया तब ये चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो ये तो इनिशियल था, मैं मान के चल रहा हूं कि क्यू का मुंह इस तरफ को है, ठीक है। अब मुझसे क्या लिखा है, मुझसे कहा गया है कि अहेड ऑफ बी कितने लोग हैं, सॉरी अहेड ऑफ सी 11 लोग हैं। तो देखो अहेड ऑफ सी अभी कितने लोग हैं, 1 और 2, ये ए और बी तो है ही है, और साथ ही साथ 6 लोग और हैं जो इनके बीच बीच में है। तो 6 और 2 8 लोग हैं, और मुझसे कहा जा रहा है 11 लोग हैं। यानी कि यहां पर अगर मैं 3 लोग और रख दूं तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये शुरुआत वाली कंडीशन तो पहले ही थी, बाद वाली भी हो गई कि नहीं हो गई, कि अहेड ऑफ सी 11 पर्सन है। देखो 4 और 2 6, 7 और 8 और 9 10 11, सेटिस्फाइड है। और फिर अगर मैं बिहाइंड ऑफ ए चलूंगा, क्योंकि अब क्यू का मुंह इधर को है, अहेड ऑफ सी अगर इधर है तो बिहाइंड ऑफ ए पीछे होगा, तो बिहाइंड ऑफ ए में 13 लोग हैं। लेकिन अभी कितने हैं, 2 और 1 3 तो पहले ही हैं, 13 करने हैं, तो मतलब यहां पर आएगा 10, ठीक। अब मैं इस कंडीशन में जोड़ लेता हूं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठ रहे हैं, 10 और 3 13 और 4 17 और 2 19, 19 और ए बी सी 22। तो अब आप खुद देखो कि कंडीशंस जो है वो दोनों में सेटिस्फाइड है, बस आपने ये देखा है कि क्यू का मुंह किस तरफ को है। लेकिन एक में जो नंबर आप बना पा रहे हो वो 28 है, और दूसरे में जो आप नंबर बना पा रहे हो वो 22 है। आपसे पूछा है मिनिमम कि सबसे कम या कम से कम संख्या कितनी हो सकती है इस क्यू की, जितने नंबर ऑफ पर्सन है वो कितने कम से कम हो सकते हैं। तो कम से कम तो कौन है, 22 है। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। आंसर विल बी ऑप्शन ए 22, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं, आज के 10 क्वेश्चंस भी हो गए। अब हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे
और जल्द से जल्द जितने बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी सब सॉल्व कर लेंगे। तो इस सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ इसके रिगार्डिंग अपने जो भी फीडबैक्स हैं वो मुझे दें, ठीक है, क्योंकि पिछला वीडियो जो हमने पोस्ट किया था उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आए और कुछ ऐसे कमेंट्स या कुछ खास फीडबैक्स भी नहीं है। तो प्लीज़ अपने फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि बहुत जल्द इसी तरीके से जैसे 2 वीडियोस हो गए तो ऐसे ही हम लोग 6-7 वीडियो में 8 वीडियो में पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर लेंगे, है ना। पूरा का पूरा पेपर डिस्कस हो जाएगा और 1-1 घंटा लगा कर अगर आप चीज़ों को थोड़ा ऐसे देखते हैं तो मैं कहूँगा कि वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि जब आप इस तरीके की चीज़ें देखेंगे आपको एक सोचने का एक तरीका मिलेगा, है ना। ये पेपर तो कई सारे लोगों ने सॉल्व किया होगा, आई एम डेफिनेटली श्योर। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो CSAT 2022 बहुत लोगों ने सॉल्व किया होगा। मैं करने वाला पहला नहीं हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि इस साल के प्रीलिम से पहले मैं आखिरी ज़रूर हूँ कि मेरे बाद कोई भी ऐसा पेपर सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि सबने पहले कर लिया है ना। लेकिन मैं इसको, हालांकि पहले हम भी कर चुके हैं, जिस दिन CSAT हुआ था उस दिन हमने भी किया था, लेकिन हम इसको अब डिटेल में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस दिन जल्दबाजी होती है। सिर्फ उस दिन ज़्यादातर ये होता है कि हम सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेते हैं कि अच्छा इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, क्योंकि उस दिन आप लोग भी सुबह से पेपर दे के आए होते हैं और शाम को आप लोग ये चाहते हैं कि बस ये पता लग जाए कि अब कौन सा जवाब हमारा सही है या गलत है। अब सवाल को कैसे करना है वो उस दिन जानना उतना फायदेमंद लगता भी नहीं है, क्योंकि उस दिन तो आपको यह है कि यार अब तो मैं क्वेश्चन पेपर कर आया हूँ, अब आप मुझे ये बता रहे हो कि ये सवाल ऐसे करना है या वैसे करना है। अब तो जैसे भी करना है मैं तो कर ही आया हूँ या कर ही आई हूँ, है ना। तो इसलिए अब वो समय बेटर है, क्योंकि जब आप अगले साल की अभी तैयारी कर रहे हैं, जब आप अभी कुछ दिनों के बाद पेपर देंगे, तो अब आपको पता होना चाहिए कि अच्छा अगर ऐसा कुछ सवाल आता है या इससे मिलते जुलते कुछ सवाल आते हैं या तो कैसे सोचना है। CSAT में सिर्फ आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने आप तो देखिए जो भी क्वेश्चंस कराए, कोई ऐसी बहुत भारी भरकम मैथ्स नहीं है, कोई ऐसे भारी भरकम फॉर्मूले नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपली आपको वहां पर लॉजिक लगाने हैं। अपना दिमाग जो है वो जितना आप खुला रख सकते हैं, जितना आप सोच सकते हैं, जितना तेज सोच सकते हैं, जितना बेहतर सोच सकते हैं, आप CSAT उतना बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखेंगे और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और अगर कोई फीडबैक हो कि इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज या सुधार करना है तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो इस सेशन को इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।